जो हम लोग शुरू करते थे तो उसमें हमने आपको बताया था ही सिलेबस में कि सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम सबसे पहले नंबर सिस्टम सीखेंगे। दूसरा हमारा इसमें क्या काम था कि बेसिक सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। तो हालांकि बेसिक सिंप्लीफिकेशन तो हमने आपको पहले ही आपको बता रखा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तीसरा हम इसका विभाग निकाले थे जिसको हमने कहा था कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अब अर्थमेटिक सीखेंगे। उसके बाद हमने अगला ब्रांच आपको बताया था जिसमें हमने कहा था कि अब हम लोग क्या सीखेंगे भाई, तो एडवांस का कुछ एरिया सीखेंगे। एडवांस में भी हमने बता दिया था कि दो भागों में हमको बांट के यहाँ पर अध्ययन करना है। सबसे पहला भाग होगा जिसमें अप्लाइड अलजेब्रा केवल चलेगा। दूसरा जो भाग होगा बाकी जो बच जाएगा एडवांस का टॉपिक, वो सारे के सारे टॉपिक अब इसमें कवर करेंगे। उसके बाद यदि बात किया जाए तो यहाँ पर हमारा अगला ब्रांच आएगा जिसमें हम लोग डीआई के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कि अगला सिलेबस का हिस्सा होता है हमारा डीए, और लास्ट में हमारा सिलेबस का हिस्सा बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे डीएस। थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं, इसकी कहाँ पर उपयोगिता है इसको भी समझ लेने में ही भलाई है, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत में आ जाएंगे। तो सबसे पहला तो देखो भाई, नंबर सिस्टम, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक और एडवांस, ये सारे के सारे एरिया तो आपको जनरल कंपटीशन में दिखाई देने ही वाले। सिलेबस जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो अब धीरे धीरे डीआई का वेटेज चालू हो चुका है, और आने वाले भविष्य में अगर आप परीक्षा लिख रहे हैं तो डीए और डीएस के लिए भी तैयार हो जाइएगा, क्योंकि कोई भरोसा है नहीं, एग्जामिनर का आपसे पूछ सकता है। क्या है ये सब चीज़ें, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो भाई, डीआई, डीए और डीएस ये खास करके ना आपके बैंक के पेपर यदि आप लिखते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता था पहले, लेकिन अब देख रहे हैं हम लोग धीरे 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 सारी जगहों पर अब पूछ रहा है। भले उसका वेटेज 1 से 2 नंबर रखा है, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले डीआई, डीए और डीएस को हम लोग एक लास्ट में हम लोग सीखेंगे, जिसमें पार्ट 3 हमारी पुस्तक आएगी, उसके माध्यम से हम लोग उसको सीखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो हमने आपको नंबर सिस्टम सिखा दिया है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन सिखा दिया है, और अर्थमेटिक में हम प्रवेश करने वाले हैं। तो आपको भी मालूम है कि अर्थमेटिक के सिलेबस में बहुत सारा सिलेबस हमने आपको बांध के रख दिया था, उसी में से एक नया सिलेबस आएगा आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क होता क्या है, थोड़ा सा आप लोग जानकारी में ले सकते हैं कि आप लोग दैनिक जीवन में देखते हैं कि कोई आदमी किसी काम को करता है तो उसको करने के लिए कहीं ना कहीं समय लगता है, और कुछ ना कुछ यदि समय लगेगा तो उसके द्वारा कोई ना कोई कार्य का निष्पादन होगा। तो हम सबसे पहले देख क्या रहे हैं कि जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, किसी आदमी को कहा जाए कि देखो भाई एक पेज आपको टाइप करना है, तो पेज अगर टाइप करने बैठेगा तो कोई आदमी का स्पीड, मान लो टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वह हो सकता है कि एक दिन में 2-2 पेज टाइप कर लेता हो, और किसी आदमी का स्पीड थोड़ा कम हो तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि एक ही पेज टाइप कर पा रहा हो। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर कोई भी काम करवाने के लिए समय कुछ ना कुछ देते हैं। हमें 3 चीज़ों को देखना है, जो व्यक्ति टाइप कर रहा था उसकी क्षमता, व्यक्ति के द्वारा कितना समय लिया गया वो हम देखेंगे, और देन फाइनली हमको पता चलेगा कि उसके द्वारा कितना काम कर दिया गया। माने 3 शब्द आपको यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे पहला आएगा टाइम, दूसरा आएगा इफिशियंसी, और तीसरा आएगा वर्क। सबसे पहले टाइम यानी समय, दूसरा है आपका इफिशियंसी माने क्षमता। हर एक व्यक्ति की क्षमता के ऊपर ही कहीं ना कहीं कार्य निर्भर करेगा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कितना समय दिया जा रहा है उस पर आपका कार्य निर्भर कर सकता है। तो इसी तीनों का ही कहानी आपको चलने वाला है। मात्र ये 3 शब्द हैं, इसी पर हम लोग पूरा का पूरा हम लोग लॉट को चलाने वाले हैं। एक है टाइम, दूसरा है आपका इफिशियंसी, और तीसरा है आपका वर्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इसमें रिलेशनशिप क्या होता है, इन तीनों शब्दों में क्या सामंजस्य है जिसकी वजह से ये तीनों के तीनों आपस में कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा भाई रिलेशनशिप का। उसमें हम देखेंगे कि इफिशियंसी जो होती है वह सीधा समानुपाती होती है किसका भाई, तो वर्क का। जब किसी व्यक्ति को समय जो है कांस्टेंट किया जाए, टाइम को यदि हम कांस्टेंट कर दें, तो ऐसी स्थिति में, यानी कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति को एक एक दिन का समय दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, इन दोनों को कहा गया कि भाई तुमको हम सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन का समय देंगे, इससे ज़्यादा दिन हमसे उम्मीद मत करो। और इसको भी कहा गया कि तुम टाइप करो, और इसको भी कहा गया कि तुम भी अपने हिसाब से टाइप करो। ए नाम का जो व्यक्ति है उसकी क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है कि वह एक दिन में 2 पेज टाइप कर सकता है, और इस व्यक्ति की मान लीजिए कि कैपेसिटी है आपका कि एक दिन में एक ही पेज टाइप कर सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति इस व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा काम कर रहा है? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में आप देख रहे हैं कि समय का मान समान है, लेकिन चूंकि इसकी क्षमता ज़्यादा थी तो इसके द्वारा किया गया कार्य भी ज़्यादा है। इसकी क्षमता इसकी तुलना में कम है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके द्वारा किया गया कार्य इसके तुलना में थोड़ा कम है। हम सीधे बोल सकते हैं कि कार्य जो है सीधा समानुपाती होगा किसका, क्षमता का। यानी कार्य का मान यदि आपका बढ़ेगा तब जब इफिशियंसी का मान भी बढ़ना चाहिए। समय यदि आपने स्थिर कर रखा है तो गारंटेड है कि इफिशियंसी यानी क्षमता का मान बढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिक कार्य का मान भी बढ़ जाएगा।
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि कोई एक आदमी एक दिन में एक पेज टाइप करता है, एक पेज टाइप कर देता है, तो अगर हम इसको कहें सिंपल सी बात कि देखो भाई इसमें क्या करना है कि आपको हमने एक दिन के जगह पर 5 दिन का समय दे दिया, 5 दिन का। तो 5 दिन में हम उम्मीद करके रखेंगे कि ये हमारे लिए कितना पेज टाइप करके देगा, 5 पेज। क्योंकि देखिए भाई गणित की भाषा में क्या होता है ना कि चीज़ें थोड़ा सा स्पष्ट कर लेने में ही भलाई है। गणित की भाषा में चीज़ें जो होती है थोड़ी सी स्पष्ट कर लेने में इसलिए भलाई है क्योंकि देखो दैनिक जीवन की बात करें तो हो सकता है कि एक आदमी एक दिन में एक पेज टाइप करता है तो अगला दिन उसका तबीयत खराब हो जाए, नहीं टाइप कर पाएगा। लेकिन गणित कहता है कि नहीं, उसको अगला दिन भी एक पेज किसी कीमत पर टाइप करना होगा, किसी कीमत पर, चाहे वो कुछ भी हो जाए, बारिश आ जाए, ओला पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, उससे उसको गणित को कोई मतलब नहीं है। गणित अपना कैलकुलेशन निकाल के बता देगा कि इतने दिनों में ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन संभावना क्या है, संभावना क्या है, क्या वह वाकई में कर पाएगा? तो हम लोग जानते हैं दैनिक जीवन में कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब वो व्यक्ति अगले दिन काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य मान लो डाउन हो गया तो कहाँ से करेगा, नहीं कर पाएगा। तो गणित अपना कैलकुलेशन चला के बता देगा, लेकिन हमारी जो संभावना यानी जिसको हम लोग मैथ का एक अलग ब्रांच कहते हैं प्रोबेबिलिटी, वो कहती है कि नहीं भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि यह आदमी जो है अगला दिन भी काम करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उसका तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है कि कोई काम उसको पड़ जाए, नहीं करेगा, अगला दिन फिर टाइप करेगा। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो चैप्टर चलेगा, इस चैप्टर में बाकायदा एकदम क्लियर है, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। इसमें आपको एक ही चीज़ देखना है कि अगर व्यक्ति कोई काम को ठान लिया कि हमको करना है तो उसको जब तक पूरा नहीं करेगा तब तक उसको करना होगा, और गणित उसको करवा के मानेगा। गणित कहेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल एकदम करिए। इसको उदाहरण के रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक गड्ढा खोदना है, 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, और मान लीजिए कि 1 फीट गहरा एक गड्ढा खोदना है। एक व्यक्ति को मान लीजिए कि इतना सारा काम करने में 1 दिन का समय लग जाता है, सपोज करिए 1 दिन का समय यहाँ पर लग जाता है। लेकिन कहें कि इस काम को हमको मिनटों नहीं सेकेंडों में करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम सीधे बोलेंगे व्यक्ति की क्षमता को बढ़ा दो, कार्य ऑटोमेटिक आपका जल्दी से जल्दी पूरा होगा। तो व्यक्ति की क्षमता को यदि हम बढ़ा दें, मान लो कि हम यहाँ पर एक व्यक्ति की जगह पर 1 लाख व्यक्ति को रख दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमारा गणित कहेगा कि हो सकता है कि ये सेकेंडों में आ जाए, लेकिन क्या वाकई में 1 फीट लंबाई और 1 फीट चौड़ाई में 1 लाख आदमी को खड़ा कर दीजिएगा? नहीं हो पाएगा। गणित अपना काम कर दिया, अपना हिसाब किताब बता दिया, लेकिन प्रोबेबिलिटी कह रही है, संभावना कह रही है कि नहीं भाई, संभव ही नहीं है कि वहां पर 1 लाख आदमी पहले खड़ा हो पाएगा। जब तक खड़े नहीं हो पाएगा तो वहां पर खोदेगा कौन चीज, है कि नहीं? इसीलिए मैथ की एक अलग ब्रांच को निकाला गया जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में भी अध्ययन करते हैं। फिलहाल अभी हमारा काम है कि हम क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क सीखते समय हम मान के चलेंगे कि हमारा काम भाई किसी कीमत पे पूरा करवाना है, प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर नहीं घुसेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था? सबसे पहले हम कनेक्शन जोड़ रहे थे कि वर्क जो होता है वो सीधा समानुपाती होता है इफिशियंसी का, यदि आपका टाइम को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए। अगर समय का मान स्थिर है तो गारंटेड है कि क्षमता सीधा का सीधा समानुपाती होगी आपका किसका, कार्य का। अगर आप क्षमता का मान बढ़ाइएगा तो गारंटेड है कि आपका कार्य का मान भी बढ़ेगा। क्षमता का मान यदि घटाइएगा तो गारंटेड है कि आपका कार्य का मान भी घटेगा। सिंपल सी बात है। दूसरी हमारी थ्योरी कहती है कि यही जो वर्क है भाई, यह सीधा समानुपाती हो जाता है टाइम का, जब क्षमता का मान स्थिर कर दिया जाए, व्हेन इफिशियंसी कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वर्क जो है सीधा समानुपाती हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, टाइम का। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्या है। इसी को समझाने के लिए पीछे हमने आपको कहा था कि एक व्यक्ति जो है, सपोज कीजिए कि एक दिन में मान लीजिए कि वह 1 पेज टाइप करता है। उसकी कैपेसिटी है कि एक ही दिन में एक ही पेज को लिख सकता है, एक ही पेज को टाइप कर सकता है, उससे ज़्यादा पेज ये टाइप नहीं कर सकता है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम उसको 10 दिनों का समय दे दें? 10 दिन यदि हम इस व्यक्ति को दे दें तो हम इससे उम्मीद क्या लगाए हुए हैं? हम बोलेंगे कि यह 10 पेज को गारंटेड है टाइप करके हमको देगा। हम क्या बोले यहाँ पर, इस व्यक्ति की कैपेसिटी क्या है, एक दिन में 1 पेज, यानी कि इसकी क्षमता कितनी है कि एक दिन में एक ही पेज टाइप कर सकता है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 10 दिनों में ये कितने पेज को टाइप करेगा? 10 पेज को टाइप करेगा। क्लियर बात है। तो इसमें हमने देखा क्या कि अगर आप इफिशियंसी को स्थिर कर देते हैं, इफिशियंसी को कांस्टेंट कर देते हैं, तो आपको सीधा का सीधा दिखाई दे रहा है कि इसका प्रभाव वर्क पर पड़ रहा है कि समय का मान यदि हमने बढ़ा दिया, एक की जगह पर 10 दिन दिया, तो कार्य भी ऑटोमेटिक मेरा बढ़ गया। अगर मान लीजिए कि हम इसको 2 दिन का समय देते, 3 दिन का समय देते, तो कार्य भी उसी हिसाब से होता। यानी कहने का मतलब है कि टाइम का मान यदि कम करोगे तो जाहिर सी बात है कि वर्क का मान भी ऑटोमेटिक कम होगा। इसी को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, एक राशि यदि घट रही है तो दूसरी राशि भी ऑटोमेटिक घटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हमारा लॉट तैयार होगा भाई क्या कि इसमें क्या कोई दोनों में समानता है कि नहीं है। तो पहला हमने निकाला वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मान लीजिए टाइम का। दूसरा हम लोगों ने अपना थ्योरी निकाल लिया है कि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी है। दोनों लॉट को यदि हम जोड़ दें आपस में कनेक्ट करा दें तो यही वर्क जो है सीधा का सीधा समानुपाती होगा इफिशियंसी इनटू टाइम का। इसी से हम चाहें तो एक फार्मूला भी जनरेट कर सकते हैं और फार्मूला बना सकते हैं कि वर्क जो है इसका मान यदि आपको जीवन में आप कभी निकालना होगा तो सीधे क्या करेंगे इफिशियंसी में टाइम का गुना करा देंगे, यानी कि कार्य का मान यदि निकालना है तो क्षमता गुना समय। आपके पास एक निकल के आ गया फार्मूला कि कभी भी जीवन में अगर हमसे कार्य का मान यदि आप पूछिएगा तो हम सीधे जवाब देंगे कि कार्य का मान किसके बराबर होता है भाई, तो क्षमता गुना समय। और हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर जो भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कार्य करने का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, माने कार्य आगे की ओर बढ़ रहा है, कार्य आगे की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए क्षमता का मान हमारा यहाँ पर क्या होगा धनात्मक माना जाएगा, पॉजिटिव। इसको कभी भी ऋणात्मक आप नहीं मानिएगा यहाँ के लिए। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट समझिए क्यों हम यहाँ पर ऋणात्मक नहीं मान सकते हैं। चीज बस इतना है कि कहें कि कोई आदमी एक दीवार को बना रहा है तो दीवार बन रहा है माने काम पॉजिटिव दिशा में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्षमता क्या होगी प्लस होगी। लेकिन अगर हम कहें कि कोनो आदमी है दीवार को फंसा रहा है माने गिरा रहा है तो धीरे 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 दीवार क्या हो रही कम हो रही है, यानी यहाँ पर क्षमता क्या होगी निगेटिव होगी। सेम कहानी आप जाता है कहाँ पर पानी वाला संबंध, टंकी में पानी भरना है तो पानी का लेवल धीरे 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 बढ़ ही नहीं रहा है, तो जब लेवल बढ़ रहा है माने काम आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो टंकी है इसकी जो क्षमता निकालनी है तो आप सीधे प्लस में मापिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो खाली करने वाला फिर नल लगा दिए है तो धीरे धीरे ये भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, लेकिन ये क्या काम कर रहा है कि पानी को धीरे 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 निकाल रहा है। तो जब पानी को धीरे धीरे निकालेगा तो इसकी क्षमता को क्या मानिएगा निगेटिव। क्लियर बात है। लेकिन टाइम एंड वर्क चैप्टर में आपको ऐसी नौबत नहीं आने वाली है कि कभी आपको क्षमता ऋणात्मक माननी होगी। लेकिन आप चाहें तो टंकी संबंधित जब प्रश्न आएगा जिसमें पानी भरना है पानी खाली करना है तो उसमें आप लोग क्षमता को या तो प्लस मानते हैं या तो माइनस मानते हैं। ऐसा क्यों करते हैं इसका हमने रीजन आपको समझा दिया। हो सकता है कि टाइम एंड वर्क में कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि मान लीजिए कोई आदमी दीवार बनाने की जगह पर दीवार को फंसा रहा है, दीवार गिरा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्षमता क्या करना पड़ेगा कहीं ना कहीं ऋणात्मक लेकर चलना पड़ेगा कि एक आदमी बना रहा है एक आदमी फंसा रहा है, तो एक आदमी बढ़ा रहा है दीवार को एक आदमी धीरे धीरे उसको तोड़ रहा है, तो वहां पर कार्य कैसे पूरा होगा, तो वहां पर एक प्लस में जा रहा है तो एक माइनस में जा रहा है। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट सोच के चलना होगा। क्लियर बात। लेकिन ऐसी नौबत आने वाली नहीं है भाई, इसमें सीधा सीधा है कि आपको कार्य का मान प्लस ही लेके चलना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हमने एक फार्मूला निकाल लिया है कि वर्क जो है सीधा का सीधा बराबर होता है किसका भाई, तो टाइम इंटू इफिशियंसी कहो या फिर आप इसको इफिशियंसी इंटू टाइम कहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभी बालक परेशान हो जाता है तो उसको परेशान नहीं होना है भाई। क्यों? क्योंकि आप 2 में 3 को गुना करो या 3 में 2 का गुना करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसीलिए हमको यहाँ पर कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आते हैं बात को यहाँ पर समझते हैं कि भाई क्या इस फार्मूला से और भी कोई फार्मूला निकल सकता है, बोले बिल्कुल निकल सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 राशि है, 1 2 और 1 3। 3 राशि में से कोई 2 राशि का मान आपको देगा, 1 राशि का मान आपको निकालना पड़ सकता है, तो कोई ना कोई 1 राशि का मान आप निकालेंगे। तो क्या हम इससे फार्मूला नहीं बना सकते हैं, बोले बिल्कुल बना सकते हैं। मान लो हमको जीवन में कभी इफिशियंसी निकालना है, क्षमता निकालना है, तो क्या करेंगे सीधे यहाँ पर लिखेंगे क्या वर्क, नीचे ला देंगे किसको टाइम को, फार्मूला बन गया मेरा कि क्षमता बराबर क्या होगा भाई, तो कार्य बटा में समय, क्षमता बराबर कार्य बटा में समय। फार्मूला से फार्मूला बनाएंगे, कोई एक फार्मूला याद रखिएगा, कोई एक फार्मूला याद रखिएगा, बाकी फार्मूला हम खुद से निकाल लेंगे, उसमें ज्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं। अच्छा दूसरा चीज है भाई कि अगर मान लो कभी जीवन में हमको टाइम का मान निकालना है तब तो मतलब बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्या करेंगे कि इस इफिशियंसी को पकड़ के इधर लाएंगे तो भाग लगेगा, तो हम बोलेंगे कि देखो भाई यहाँ पर आ रहा है वर्क बटा में इफिशियंसी, यानी कहने का मतलब है कि समय का जो मान है वह कार्य बटा में क्या है क्षमता है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपके पास 3 फार्मूला जनरेट हो गए। किसी प्रश्न को बनाइएगा तो इन्हीं की जरूरत है, बस इन्हीं फार्मूलाज की जरूरत है और कोई भी फार्मूला की जरूरत आपको एक्स्ट्रा रूप में नहीं पड़ेगी। हाँ कहीं पर टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा आ जाएगा तो वहां पर हम अपने हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन भरसक प्रयास यही करेंगे कि जब भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है बस उतना ही दायरे में हमको रहना, ज्यादा अपना रिसर्च इसमें आगे नहीं बढ़ाना है। बस ये 3 फार्मूला पर आपको चलना है, 3 फार्मूला के अलावा और कोई भी फार्मूला पर आपको नहीं चलना है भाई।
कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। तो आपके पास एक फार्मूला हमने निकाल दिया, वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि यदि क्षमता का मान बढ़ाओगे तो कार्य का मान भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कब? जब समय का मान स्थिर होगा तब। यदि मान लो कि हम कहें कि नहीं, इफिशियंसी का मान कम कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा कार्य पर, कि कार्य भी ऑटोमेटिक कम होगा। कब? जब आपने समय का मान स्थिर रखा है तब। दूसरा, एक ही फार्मूला है, उस फार्मूला को हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। ये तो सारे सिद्धांत को इसलिए सिखा रहे हैं कि आगे चलकर जब प्रश्न को बनाएंगे या फिर प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर ये बार बार आपको परेशान ना करे। इसको जो भी करना है अभी ही क्लियर कर लीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो चले भाई आगे। तो कार्य बराबर हमारा फार्मूला निकल के आया क्षमता गुना समय, क्षमता गुना समय, क्षमता गुना समय। ये हमेशा याद रखिए क्योंकि इसी की बार बार हमको जरूरत। यहाँ पर वर्क को कांस्टेंट कर लीजिएगा। तो वर्क यदि कांस्टेंट है तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि टाइम जो है सीधा का सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है इफिशियंसी का। अब बात को समझना, या फिर हम बोल सकते हैं इफिशियंसी जो है सीधा का सीधा समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है टाइम का। ये व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल है, एक बटा में ऐसे लिखेंगे तो व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होगा कि एक राशि को बढ़ाओगे तो दूसरी राशि कम होगी, एक राशि को घटाओगे तो दूसरी राशि बढ़ेगी। अच्छा, इसको थोड़ा उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। एक छोटा सा परिभाषा हम समझा रहे हैं। मान लो हमको शाहपुर से आरा जाना है, शाहपुर से आरा जाना है। ध्यान से देखना व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। शाहपुर से आरा जाना है तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होती है भाई, ध्यान से देखना, चाल गुना समय। ये कॉन्सेप्ट हम लोग सबको जानते हैं। मान लो कि हमारा दूरी फिक्स है, ये 30 किलोमीटर आपको चलना है, इससे ज़्यादा नहीं चलना है। ठीक है। गाड़ी की चाल, मान लीजिए कि जो मोटरसाइकिल से आप जा रहे थे उसकी चाल यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहे, तो हम बोल सकते हैं कि आप मात्र और मात्र 1 घंटा में आप शाहपुर से आरा पहुंच जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा आपको लगेगा। इसमें छुपा हुआ है भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, माने हर एक घंटा में हम 30 किलोमीटर चलेंगे तो 1 घंटा में आप आरा पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमने कहा कि देखो भाई इसकी चाल को, गाड़ी की चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाओ, अब आप कितने देर में पहुंच जाएंगे? मात्र आधा घंटा में। अब देखो ध्यान से, यही चीज हम समझाना चाहते हैं कि देख भाई हाई कांस्टेंट था, माने यहाँ पर भी 30 किलोमीटर चल रहे थे और इस कंडीशन में भी 30 किलोमीटर चल रहे थे। तो यहाँ पर आपने खुद बताया कि हम 1 घंटा में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप बता रहे कि नहीं नहीं हमको तो केवल आधे घंटे का ही समय लगेगा। अच्छा, एक बात क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर समय का मान कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आपने चाल का मान क्या कर दिया है? बढ़ा दिया। चाल का मान बढ़ेगा तो समय का मान घटेगा, चाल का मान घटेगा तो समय का मान। मान लो कि कछुआ चाल में साइकिल से चलाना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो पता चलेगा कि 1 घंटा से ज्यादा ना समय लगेगा। अब कौन होगा धावक, कहेगा ना हम तो दौड़िए जाएंगे जी। तो कितना का स्पीड में दौड़ोगे? है कि नहीं है? खूब होगा तो 10 का स्पीड में दौड़ोगे, ये ना दौड़ोगे? अरे 20 का स्पीड में कैसे दौड़ जाओगे भाई? अच्छा, 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए 25 मिनट का समय देता है ना? अरे 25 मिनट धर लो, 25 छोड़ो ना, आधा घंटा का समय धर लो, तो आप हार्डली 5 किलोमीटर आधे घंटे में दौड़ जाते हैं। तो आप बताइए कि इस हिसाब से, क्योंकि मैथ है ना, मैथ तो कैलकुलेशन निकाल देगा, तो इस हिसाब से बताइए कि आपको 1 घंटे में कितना किलोमीटर दौड़ जाइएगा? 10 किलोमीटर। तो हमने कहा कि नहीं, हमारा सपना है कि हम आरा से शाहपुर के लिए या फिर शाहपुर से आरा के लिए हम जब जाएं तो दौड़ के ही जाएं, एकदम बोल बम बन के जाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा खुद बताओ, है कि नहीं? चाल का मान यदि कम होगा तो समय का मान निश्चित है बढ़ेगा। अगर आपने दूरी को क्या कर लिया है? कांस्टेंट। यही सेम कहानी तो आपको वहां पर भी लागू थी। ध्यान से देखो ना रे भाई, वर्क बराबर हमने क्या पढ़ा? इफिशियंसी इनटू, इसी के जैसा नजर नहीं आ रहा है? तो हमने अभी कहा कि वर्क का मान यदि आप कांस्टेंट कर लोगे, कांस्टेंट कर दीजिएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। एक दूसरे का उल्टा गाड़ी अब चलना शुरू हो जाएगा। इफिशियंसी का मान बढ़ाओगे, टाइम का मान कम होगा। टाइम का मान यदि घटाओगे तो इफिशियंसी का मान बढ़ जाएगा। एक दूसरे की गाड़ी एकदम उल्टा चलेगी। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाली ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देखो भाई, इफिशियंसी जो होती है वो सीधा व्युत्क्रमानुपाती होती है टाइम का, या फिर हम कह सकते हैं कि टाइम जो होता है सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है इफिशियंसी का। लेकिन कब ऐसा होगा तो इसको भी जानना जरूरी है, जब वर्क का मान आपका कांस्टेंट हो तब। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें? तो पूरा का पूरा प्रोसेस को समझिए। दो राशियों के बीच में ये गुना का चिन्ह लगा है ना, अब दुनिया में कोई भी फार्मूला ढूंढना, कोई भी फार्मूला ढूंढिए, दो राशियों के बीच में गुना करने के बाद तीसरी राशि यदि हो रही है और तीसरी राशि ने जो फाइनल राशि हो उसको कांस्टेंट करा दे, स्थिर करा दे, तो इन दोनों राशियों के बीच में गारंटेड है कि व्युत्क्रमानुपाती का ही केस चलेगा। अब बोलो कहाँ कहाँ होगा? अब दुनिया में खोजो, खास करके दुनिया छोड़ो ना रे भाई, अपना कम से कम सिलेबस में ही खोजो। ये अपने सिलेबस को यदि ध्यान से उठा के देखा जाए तो बहुत सारे फार्मूले हम दिखा देंगे आपको जो कि इन्हीं पर कहीं ना कहीं केंद्रित है।
यही कि दो राशियों के बीच में गुना हो रहा है और तीसरी राशि बताई जा रही है। दो राशियों के बीच में बार बार गुना होगा, तीसरी राशि बताएंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम दिखा देते हैं कि मान लो कि आयत का क्षेत्रफल देखे हो, आयत का क्षेत्रफल एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुना, देखो कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लागू करेंगे। मान लो कि आयत का क्षेत्रफल को कहे कि स्थिर कर दो, एकदम स्थिर कर दो, उतना ही क्षेत्रफल हमको चाहिए। लंबाई का मान यदि हम बढ़ाएंगे तो गारंटेड है चौड़ाई का मान कम करना होगा। अगर हम लंबाई के मान को कम करेंगे तो चौड़ाई का मान ऑटोमेटिक क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। एकदम सीधा व्युत्क्रमानुपाती चलेगा। यही नहीं, दुनिया में कोई भी आप 2 डायमेंशनल फिगर का क्षेत्रफल यदि निकालते हैं तो यह कॉन्सेप्ट काम करेगा। कोई भी द्विविमीय आकृति का, द्विविमीय आकृति आप समझ लीजिए क्या क्या होगा। द्विविमीय आकृति का यदि आप क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल उन्हीं का निकलेगा, तो क्षेत्रफल यदि आप निकालते हैं तो गारंटेड है कि यह सिद्धांत काम करेगा। अब कैसे करेगा? अब दुनिया में अब क्या है भाई, जैसे त्रिभुजे पकड़ लो, तब कोई कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल पर काम करेगा, बोले बिल्कुल करेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 गुना आधार इंटू शीर्ष लंब। इतना बात तो सब कोई को मालूम है भाई। अब हम यही बोलना चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे लागू करेंगे। 101% लागू कर देंगे। देखो ध्यान से, ये 1/2 ये छोटा त्रिभुज हो तब या बड़ा से बड़ा त्रिभुज हो तब ये बार बार आएगा। इसमें तो कोई आपको बदलाव करना नहीं है, ये स्वयं में ही कांस्टेंट है। इसको तो पहले साइड करो, इसको तो भुला जाओ। ध्यान से देखो, इसमें और इसमें परिवर्तन हो सकता है कि मान लो किसी त्रिभुज का आधार ज्यादा है, शीर्ष लंब कम है। किसी त्रिभुज में आधार का मान कम है, शीर्ष लंब का मान ज्यादा है। तो यही दो आपको चलने वाला है। जो चर राशि हमको दिखाई दे रही जो चलेगी तो सीधा इस पर प्रभाव डालेगी। अगर इन दोनों के मान में परिवर्तन आएगा तो सीधा सीधा इस पर परिवर्तन दिखाई देगा। ये तो स्थिर है, इसको भुला जाइए। अब मान लो हमने कहा कि क्षेत्रफल के मान को कांस्टेंट कर दो, स्थिर कर दो, तो हम बोलेंगे कि देखो बचा हुआ जो दोनों राशि है ना, एक दूसरे के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती चलेगा। कि अगर इसका मान स्थिर कर दोगे तो गारंटेड है कि आधार का जो मान है वह सीधा सीधा शीर्ष लंब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो कहने का मतलब है कि एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको हम कई जगहों पर लागू कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि अर्थमेटिक में चीज़ें जो होती हैं बार बार रिपीट होती हैं, बस अनुभव करने की बातें हैं। अनुभव यदि आपको होने लगेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि चीज़ें बहुत ही आसान है और बार बार रिपीट हो रही हैं। और हमें कॉन्सेप्ट पर ही पकड़ बनाना है, हमें ज़्यादा रटंतु विद्या पर ध्यान नहीं देना है, XYZ लंद फंद ज़्यादा नहीं करना है। हमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पकड़ना है और चीज़ों को देखना है कि भाई कहाँ पर ये लागू हो रहा है, और जहाँ पर ये लागू हो रहा है वहाँ पर लागू करना है। सिंपल सा तो बात है। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या है भाई तो बताइए। नहीं है? चलिए हम आगे। तो चलिए, हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है कि वर्क जो है भाई उसका फार्मूला यदि कभी निकालना होगा तो हम बोलेंगे एफिशिएंसी इनटू टाइम। इतना बात हमको क्लियर है। अब आते हैं सीधे आप कॉन्सेप्ट पर। अब देखो ध्यान से, देखो जब भी कार्य का मान मानना होगा ना, कार्य का मान जब भी आपको मानना होगा तो आप उसको हमेशा पॉजिटिव में ही मानेंगे। धनात्मक संख्या में कोई भी मान सकते हैं, कोई भी चीज मानिएगा धनात्मक में मानिएगा। कार्य कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कार्य कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ऋणात्मक कार्य का तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट पैदा नहीं होता है, वो सब फिजिक्स में होता है। यहाँ पर सीधे है कि हमारा भाई कार्य जब भी मानना है तो पॉजिटिव में मान के चलेंगे। कुछ ना समझ में आता है तो आप इसको 1 इकाई मान सकते हैं, 1 इकाई मान सकते हैं। और थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है तो LCM वाले सिद्धांत से आप आगे चल सकते हैं। आगे हम बताएंगे कि कैसे क्या काम करना है, तो ध्यान से बस रखे रहिएगा। आगे चलकर आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी। चले अब कॉन्सेप्ट पर अपना, तो आइए टाइप वाइज हम लोग क्लियर करेंगे कि देखो भाई, अगर एक ए नाम का एक व्यक्ति है, ध्यान से देखना, अब यहीं से मेन कॉन्सेप्ट अब शुरू हो रहा है। अभी तक जितना हमने काम किया ये सब थोड़ा सा बकवासी टाइप का हो गया, ये सब बेसिक चीज़ें हो गई। उतना जानकारी है तो आप इस जगह पर पहुंचेंगे तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है? मान लो ए नाम का एक व्यक्ति है, किसी काम को, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, हमने कहा किसी काम को, मान लीजिए कि यह x दिनों में करता है, x दिनों में पूरा करता है, तो हम बोलेंगे वह व्यक्ति उसी काम का अगर 1 भाग करना हो, 1 भाग यदि करना है तो उसको कितना दिन का समय लग जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति 1 दिन में उस काम को कितना भाग कंप्लीट करेगा, तो हम बोलेंगे कि 1 दिन में यदि करना है तो वर्क बटा में क्या होगा। देखो समय बराबर हमने क्या लिखा, समय बराबर क्या होता है, तो समय जो है सीधे हम लोग इसको तुलना करेंगे, सीधे हम तुलना करेंगे तो 1 दिन में वह उस काम का 1/1वां भाग समाप्त करेगा। फिर से समझिएगा, हमने कहा कि कोई व्यक्ति ए है, मान लो कि 10 दिनों में कोई काम को कर सकता है, 10 दिनों में, तो हम बोलेंगे यही ए नाम का व्यक्ति 1 दिन का मात्र इसको समय दे दीजिए तो उस काम का कितना भाग समाप्त कर देगा, तो हम बोलेंगे 1/10। कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर डेटा रहेगा उसको ले आकर भाग लगा देना है। अब सोचने वाली बात है कैसे हम भाग लगा रहे भाई, तो वही कहानी, इफिशियंसी का मान हम बता रहे हैं। 1 दिन पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को ही हम क्षमता कहते हैं। फिर से सुनिए परिभाषा, 1 दिन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को ही हम उसकी क्षमता कहते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर घंटा में
दिया रहता मान, तो हम सीधे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा 1 घंटे में किया गया कुल कार्य उसकी क्षमता है। अगर मान लो यहाँ का मान, समय का मान दिन है, घंटा है, या मिनट है, या सेकंड है, बस इतना ही हो सकता है, इसके अलावा आपको प्रश्न में दिखाई देने वाला नहीं है। तो हम क्या बोले, फिर से सुनिएगा, यहीं पर आप पकड़ना है, केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिएगा ना, तो फिर आप याद रखिए कि क्वेश्चन तो केवल देख के हम लोग आंसर मारेंगे। जो है सो मेहनत अभी ही है, जो मेहनत है समझने में ही मेहनत है। एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि आप लोग देख देख के केवल आंसर मारिएगा, बस यही होगा, आंसर यही होगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट में ही केवल छुपा हुआ है सारी की सारी बातें। तो देखो भाई, हमने क्या कहा, इफिशियंसी क्या होती है। बहुत लोग आपसे पूछ सकते हैं कि क्षमता होती क्या, ये तो बता दो। तो हम क्या बोलेंगे कि देखो, कोई एक आदमी है ए नाम का, यह कोई काम करेगा तो या तो लिखेगा आपको प्रश्न में कि x दिनों में पूरा करेगा, या तो लिखेगा कि x घंटों में पूरा करेगा, या तो आपसे प्रश्न लिख सकता है कि यही व्यक्ति, मान लो कि कोई क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि मिनट में पूरा करेगा, x मिनट है, या फिर आपसे कह देगा कि x सेकंड। इसके अलावा और आपको कोई डेटा आपको हमको नहीं नजर आता है कि कोई दिखाई देगा। ठीक है, इतना में ही आपका पूरा का पूरा गणित का आपके हिसाब से जो सिलेबस है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, इतना में आपका पूरा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर दिन में डेटा दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम सीधे बोलेंगे कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि x दिनों में पूरा का पूरा काम किया जा रहा है, तो हम ये चेक करेंगे कि वह व्यक्ति एक दिन में उस कार्य का कितना भाग समाप्त कर रहा है। तो उस कार्य का कितना भाग समाप्त कर रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम सीधे लिखेंगे 1/x, और यहाँ पर एक शब्द जोड़ देंगे वहाँ, 1/xवां भाग समाप्त कर रहा है। अब पूछो कैसे कर रहा है, आपको कैसे मालूम। तो देख भाई, हमने आपको शुरू में ही कहा कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन चलाओगे तो ये एकदम प्रॉपरली चला के आपको दे देगा। हम मान के चलेंगे कि हर एक व्यक्ति की क्षमता प्रतिदिन या प्रति घंटा ये हमेशा समान रही होगी। हम मान के चलेंगे, ये बदलेगी नहीं। जैसे हमने आपको कहा कि गणित की भाषा में यदि ध्यान से देखें तो चीज़ें जो होती है ना, थोड़ा सा स्पष्ट कर लेने में भलाई है। जैसे अगर हम कहें कि एक व्यक्ति एक दिन में एक पेज को टाइप कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वह व्यक्ति 10 दिनों में कितना पेज टाइप करेगा, 10 गो। आपने कैसे बताया कि एक दिन में जब एक पेज, तो 10 दिन में आपने क्या किया है, क्षमता का मान फिक्स कर लिया कि एक दिन में एक पेज टाइप कर रहा है, तो अगला दिन भी आएगा तो एक पेज टाइप करेगा, फिर अगला दिन आएगा तो फिर एक पेज टाइप करेगा। आपने इसको फिक्स करा लिया, समझ गए बात को। ऐसे ही अगर हम इसी चीज़ को उल्टा कहें कि कोई व्यक्ति है 10 पेज को 10 दिन में टाइप कर रहा है, इसी क्वेश्चन को उलट रहे हैं, एक व्यक्ति है 10 दिन में 10 पेज को टाइप कर रहा है, तो बताइए कि वह एक दिन में कितना पेज टाइप कर रहा होगा। कैसे आपने बता दिया, या आपने कहा कि 10 दिन टोटल टाइम हो गया, उसके द्वारा किया गया कुल कार्य कितना है भाई, 10 गो पेज। तो हम मान के चलेंगे कि हर एक दिन वाया होगा, एक एक पेज को टाइप किया होगा, तो टोटल मिला के उसने 10 दिनों में 10 पेज को टाइप कर लिया। तो इफिशियंसी को आपने क्या कर लिया था, फिक्स करा लिया कि हर एक दिन वह व्यक्ति इतना तो काम कर ही, वह व्यक्ति कितना कार्य को संपादित करेगा। तो सीधे हम लोग लिखते हैं कि हमेशा एक इकाई का मान ऊपर, टोटल एक इकाई का मान ऊपर, और कुल उसको कितना दिन लग गया है, कुल दिन उसको कितना लग गया है। लिखने के बाद यहाँ पर वहाँ शब्द लगा दीजिएगा, जिससे कि आपको भाग या फिर हिस्सा का पता चल जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, 10 दिन में मान लो कि कोई काम को संपादित कर देता है, तो वह अगर बात किया जाए कि एक दिन में उस काम का कितना भाग समाप्त करेगा, तो हम बोलेंगे 1/10वां भाग समाप्त करेगा। एक दिन में वह कितना कार्य किया है हमने पता लगा दिया। इसी को हम इतना ना लिख के हम लिख सकते हैं कि उस व्यक्ति की क्षमता क्या है, उस व्यक्ति की क्षमता क्या है, तो 1/10वां भाग करने की उसकी क्षमता है कि हर एक दिन आएगा, उस काम का 1/10वां भाग समाप्त कर देगा। अब इसी को जोड़ते जाओ, 1/10वां पहला दिन करेगा, फिर दूसरा दिन भी आएगा तो 1/10वां, फिर तीसरा दिन भी आएगा 1/10वां, ऐसे करते करते जब 10 दिन का लॉट बनेगा, तो आप देखेंगे कि नीचे का जो है आप देखिए ध्यान से, एलसीएम 10 हो जाएगा, ऊपर में 1 1 1 1 10 बार आया तो 10 हो जाएगा, कटेगा तो लास्ट में क्या गिरेगा। और कोई भी कार्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 100% को ही अगर इकाई में व्यक्त किया जाए तो कितना इकाई लिखते हैं, एक इकाई। हमने आपको शुरू में भी बताया होगा कि 100% यानी 100%, प्रतिशत जो चिन्ह होता है, इसका ही मतलब होता है 1/, इस चिन्हवे का मतलब है 1/100। हाई सही तरी जरब है, इन दोनों के बीच में कौन सी क्रिया हो रही है, गुना की। अगर हम इन दोनों को काट दे तो हमको क्या मान मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य अपने आप में 100% ही होता है, या फिर इकाई में व्यक्त किया जाए तो एक इकाई होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हम लोग अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और कहते हैं कि 101% गारंटी है जी आपको, आपका नौकरी लगेगा। 101% कहाँ से आप लाइएगा, 100% होता है। कोई भी नौकरी है या फिर कोई भी संभावना है, 100% पे ही हम लोग तौलते हैं उसको, 100%। तो कोई भी राशि अपनी है 100% पर ही हम तौलेंगे, और 100% का मतलब होता है एक इकाई। इसीलिए हमने कार्य को क्या माना कि कार्य हमारा क्या रहा होगा, अपना कार्य 100% रहा होगा। 100% को हम अपनी भाषा में क्या कह दिए हैं, एक इकाई। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ नहीं जानकारी है तो कार्य को अपने मन से क्या मान लोगे, एक इकाई। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए। हमने कहा कि कोई आदमी, मान लो कि ए नाम का एक आदमी है, टोटल काम करने में 10 दिन का समय लगाया,
तो हम बोलेंगे कि वह व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो आप मान के चलेंगे कि टोटल वर्क का मान कितना है भाई, 1 इकाई। टोटल वर्क का मान क्या है, 1 इकाई। हम आपसे समय का मान पूछना चाहते हैं कि एक दिन में वह कितना काम करेगा। तो समय बराबर फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था, क्या, कार्य बटा में क्षमता। इसको हम इसीलिए करवा दे रहे हैं क्योंकि जब क्वेश्चन पर लागू करेंगे तो बार बार ये आएगा। तो कार्य का मान हमने क्या माना है भाई, 1। क्षमता का मान हमें निकालना है, या फिर समय का मान या फिर क्षमता का मान हमें निकालना है। सॉरी, यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, यहाँ पर हमको समय लिखना चाहिए था क्योंकि हम लोग समय की चर्चा कर रहे हैं। समय यहाँ पर, और यहाँ पर हमको क्षमता लिखना चाहिए। तो क्षमता का मान निकालना है तो कार्य बटा में समय। कार्य का मान है 1 और आपका समय का मान है 10। यानी इस व्यक्ति की क्षमता कितनी है, तो 1/10 कह सकते हैं ना। आ जाएगा 1/10 करेगा, फिर अगला दिन आएगा फिर 1/10, फिर अगला दिन आएगा फिर 1/10। ऐसे करते 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 10 दिनों में यह पूरा का पूरा 100% काम को करके चला जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमने क्या किया कि फार्मूला लिख दिया था कि क्षमता कभी भी जीवन में निकालनी हो तो आप फार्मूला याद रखिएगा, क्या वाला भाई, तो कार्य बटा में समय। बस इसी फार्मूला को हम लोग पकड़ पकड़ के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के लिए जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि मान लो कि एक्स आदमी किसी काम को वाई दिनों में पूरा करते हैं। एक्स आदमी किसी काम को वाई दिनों में पूरा करते हैं, तो वाई आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कुछ नहीं करना है भाई, जस्ट गाड़ी को उल्टा चला दीजिएगा। एक्स आदमी किसी काम को वाई दिन में, तो वाई आदमी उसी काम को कितना दिन में। अब कोई पूछेगा ये कैसे अजूबा हो गया, ये अजूबा इसे हो गया कि देखो भाई, आदमी जो है ना, हम मान के चलेंगे जब ये बल्क में काम करेगा, जब पूरा का पूरा गुच्छा में काम होगा, पूरा का पूरा टीम काम करेगी, तो हम मान के चलेंगे कि हर एक आदमी की क्षमता बराबर है। हम मान के चलेंगे, ऐसा आपको जीवन में संभव नहीं है। एक आदमी हो सकता है कि 50 किलो का वजन उठा सकता है, एक आदमी हो सकता है कि 20 किलो का वजन ना उठा पाए, एक आदमी है कि 17 किलो वजन उठा लेगा। तो लेकिन हम मान के चलेंगे तीनों जब काम कर रहे हैं तो हम मान के चलेंगे, जब बल्क की बात होगी ना, जब पूरा का पूरा समूह की बात होगी कि 10 आदमी, 20 आदमी, 15 आदमी ऐसे लिखेगा, तो हम मान के चलेंगे कि हर एक आदमी की क्षमता क्या है, बराबर है। ऐसा मान के ही चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। डेली लाइफ में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये गणित में हम लोग ऐसा मान के जूम करके चलते हैं। तो यहीं पर हमने कहा कि देखो, ये क्षमता और समय का सीधा संबंध आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक्स आदमी किसी काम को वाई दिनों में कर रहे हैं तो वाई आदमी उसी काम को एकदम सीधा, एकदम एक दूसरे का उल्टा चल रहा है, रेसिप्रोकल। इसी को हम लोग उल्टा व्युत्क्रम कहते हैं। तो एक दूसरे का गाड़ी उल्टा चलेगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 50 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम सीधे बोलेंगे बिना बनाए बिना पेन पेपर छुए हम सीधे आंसर मार देंगे। कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बता दीजिए, नहीं दिक्कत है तो आप लोग अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा भाई। देखो, हमने अभी आपको बता दिया कि एक बालक है ए नाम का, अगर हम कहते हैं कि यह पूरा का पूरा कोई भी काम करने में 10 दिन का समय लेता है, तो हमने अभी बताया कि इसकी क्षमता निकालनी है, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि इसकी क्षमता क्या होगी, 1/10। या फिर हम इसको सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह हर एक दिन कितना काम कर रहा है, 1/10वां भाग समाप्त कर रहा है। अच्छा, हम अगर कहें कि ये ए नाम का आदमी है, 5 दिनों में 1/2 भाग काम का समाप्त कर देता है, तो बताइए कि उसको पूरा का पूरा काम समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। फिर से सुनिएगा, ए नाम का एक आदमी है, इसको 5 दिन का जब हमने समय दिया, तो यह पूरे कार्य का 1/2 भाग समाप्त कर दिया। तो आप ये बताइए कि इसको टोटल कितना समय दिया जाए ताकि यह पूरा का पूरा काम को कर दे। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब इसी को देखना ध्यान से, हम लिख देंगे ऐसे, ए नाम का एक व्यक्ति है, किसी कार्य का मान लो कि कहे कि अगर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, खास करके रेलवे क्वेश्चन पूछता है, 6 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, कोई ना कोई एक निश्चित समय दे देगा और कहेगा कि वह आदमी इतना भाग काम का समाप्त कर देता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको निकालना होगा कि टोटल काम को करने में वह कितना दिन लेगा। तो जैसे अगर कहें कि ए नाम का एक आदमी है, 5 दिनों में उस कार्य का 1/2 भाग समाप्त कर दिया, तो पूरा का पूरा कार्य करने में वह कितना दिन लेगा। तो इसको निकालना काफी आसान है। तो ऊपर वाली जो संख्या है इसको उठा लो और नीचे जो संख्या आपको दिखाई देगी भाग वाला, उसको ऊपर लिख देना और मैंने उल्टा चला देना। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 कहाँ जाएगा, नीचे। और जो ये डेटा देगा ना, ये यही बताएगा कि उस व्यक्ति को टोटल कितना दिन लगेगा पूरा का पूरा काम समाप्त करने में। ये रेलवे का बड़ा फेवरेट एरिया है। फिर से सुनिए, हमने क्या कहा कि ए नाम का एक आदमी है, 2 दिन का उसको समय दीजिए और वो कह रहा है कि हम किसी काम को 2 दिनों में, उस काम का हम 2 दिनों में क्या कर सकते हैं कि 1/3 भाग समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए इस व्यक्ति को अगर कितना समय देना चाहिए,
कि वह पूरा का पूरा कार्य को समाप्त कर देगा। हम बोलेंगे इस काम को करने के लिए ये को कितना दिन लगेगा भाई, तो सिंपल सी बात है, इस 2 को अपनी जगह पर रखिए, 3 और 1 को उलट के लिखिएगा। अब आपको यहाँ पर जो भी डेटा आएगा वह ये बताएगा कि वह व्यक्ति पूरे के पूरे कार्य को करने में कुल कितना दिन का समय लेने वाला है। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या है तो बताइए, फिर से हम बताएंगे। कोई समस्या है तो बताइए, किसी को कोई समस्या है। अब इसी को हम लोग अपनी परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर छोटी छोटी बातें हैं काम आने वाली है, इसीलिए जो दिक्कत है पहली क्लास में हो जाए पूरा का पूरा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देख भाई, सबसे पहले हमने क्या कहा कि ए नाम का एक आदमी है, ए नाम का एक आदमी है, यह एम दिनों में, चाहे एन लिख लेते हैं, यहाँ पर एम की जगह पर एन लिख लेते हैं, यह एन दिनों में किसी कार्य का x/y भाग समाप्त कर देता है। तो बताइए यही व्यक्ति कुल कार्य को करने में कितना दिन का समय लेगा, कितना दिन का समय लेगा। तो हम बोलेंगे सीधा सा बात है भाई, करना क्या है, एन दिन में x/y भाग समाप्त कर रहा है, तो टोटल करने में इसको कितना लगेगा, एन अपना जगह पर, इसको उलट के केवल लिख देना y/x। भाग क्या आपका टोटल काम हो रहा था, भाग टुकड़ा कौन चीज, भाग टुकड़ा तो तब होता है जब छोटा सा हिस्सा बताते हैं। मान लो कि पूरा का पूरा आपका क्षेत्रफल है इसका, मान लो ये पूरा का पूरा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक छोटा सा हिस्सा की, तो ये होगा भाग। इस टोटल का ये कितना हिस्सा है, जैसे मान लो कि वहां पर लिखा है 1/2 भाग, इसका मतलब क्या है, टोटल का मान है 2 इकाई, इस 2 इकाई में से कितने हिस्से की चर्चा कर रहा है, तो 1 की। तो तुलनात्मक जब अध्ययन चलता है तो वहां पर हम बात करते हैं 1/2, समझ गए। कोई लिखेगा 3/4 भाग, इसका मतलब क्या है, टोटल का मान है 4, उसमें से 3 हिस्से की बात कर रहा है आपसे, तो इसी को लिखना होगा अगर अंकों में, तो हम लोग लिखते हैं 3/4 भाग। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट तो यही और कुछ है नहीं। बात क्लियर है। तो सारे कॉन्सेप्ट को हमने आपका सिखा दिया है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जो बेसिक वाले होते हैं सबको हमने बता दिया है। फार्मूला हमने बता दिया, क्षमता क्या होती है बता दिया। अगर बात करें तो हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया है कि ये भाग वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या होता है, कब आपका व्युत्क्रमानुपाती का कॉन्सेप्ट चलेगा और कब आपका समानुपाती का कॉन्सेप्ट चलेगा, वह भी हमने चर्चा कर लिया है। तो इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक में। देखो भाई, एक चैप्टर है, इससे हम लोग 4 चैप्टर एक साथ क्लियर करवा रहे हैं, एक ही चैप्टर से हम 4 चैप्टर क्लियर करवा रहे हैं, इसीलिए इसको बारीकी से समझिएगा। जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर दे रहे हैं यही कॉन्सेप्ट फिर लागू कर देंगे परसेंटेज में, फिर लागू कर देंगे रेशियो में, और फिर यही कॉन्सेप्ट लागू कर देंगे हमारा सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में, और यही कॉन्सेप्ट फिर लागू कर देंगे मेंसुरेशन का एगो टाइप में, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में, बहुत सारी जगहों पर हम लागू करेंगे। इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट को यदि हम अभी से ही सीख लें तो आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब कोई किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को समस्या। तो चलिए, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है उसका आखिरी पैदान पर हम आ जाते हैं और आपको सिखा देते हैं आज का, जिसके लिए हम लोग अभी तक ये सब बकवास कर रहे थे। देख भाई, सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति है ए नाम का, एक व्यक्ति है बी नाम का, कोई भी ले सकते हो, 2 व्यक्ति अलग अलग हैं। दोनों व्यक्तियों को कहा गया कि देख भाई एगो रोड तुमको बनाना है, रोड गांव का एक सड़क है बनाना। ए नाम का एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि हमको 20 दिन का समय दीजिए, मात्र 20 दिन का, हम 20 दिन में आपका काम करके दे देंगे। दूसरा व्यक्ति से हमने पूछा कि देख भाई तुम कितने दिनों में करोगे, उसने कहा हमको ज़्यादा नहीं, हमको मात्र 30 दिनों का समय दे दीजिए, हम इस रोड को पूरा का पूरा बना देंगे। हमने कहा कि देख भाई, ना तो हमारे पास 20 दिन का समय है और ना ही 30 दिन का समय है, हमारे पास बड़ा कम समय है, हमारे पास 15 दिन से कम का समय है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सीधे बात कि देखो दोनों आदमी मिल के कर लो काम, हमको चूंकि काम क्या चाहिए, कम से कम समय में चाहिए। तो हम बोलेंगे दोनों मिलकर यदि उस काम को करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, बनाने का कॉन्सेप्ट। अब देखो ध्यान से, हम जो चलाएंगे यहाँ पर मेथड, उसका नाम है भाई इफिशियंसी मेथड। और इफिशियंसी मेथड बड़ा खूबसूरत होता है, सीखने समय में थोड़ी सी समस्या देता है, लेकिन जैसे ही एक बार 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट जो है वह सबसे आसान बना देगा आपके सारे प्रश्न को। कैसे भाई करना है काम, इफिशियंसी मेथड का होता है सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहला काम होगा टोटल वर्क को ढूंढना। टोटल वर्क कैसे ढूंढा जाएगा भाई, तो टोटल वर्क ढूंढने के लिए आप सबसे पहले जो भी समय का मान दिया होगा उसका आप ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो दुनिया की कोई भी संख्या लीजिएगा, लेकिन धनात्मक संख्या लीजिएगा, क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बता दिया है कार्य जब भी होगा तो कोई ना कोई धनात्मक संख्या ही होगा, धनात्मक संख्या के अलावा कुछ नहीं होगा। जीरो तो कभी भुलाइयों का नहीं मानना है, क्योंकि कार्य कभी भी शून्य नहीं हो सकता। रोड बनाना हमको दिखाई दे रहा है भाई, रोड बनाना है दिख रहा है, कैसे शून्य हो जाएगा काम,
ऋणात्मक का मतलब कौन रोड को फंसा नहीं रहे हैं, रोड बना रहे हैं, पॉजिटिव दिशा में चल रहा है, इसीलिए कार्य को क्या मानना होगा, धनात्मक। कोई भी संख्या मान लोगे, लेकिन होता क्या है कि कैलकुलेशन कराते समय हमारे पास चूंकि समय कम होता है, यही कारण है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले एलसीएम के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। तो हमने कहा कि सबसे पहला स्टेप कहता है एफिशिएंसी मेथड कि आप एलसीएम को ढूंढिए। किसका एलसीएम? तो इसके समय का एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा भाई? 60। अच्छा, बहुतों को समस्या हो जाएगी कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। मान लो कि ये तो छोटी छोटी संख्या है तो आसानी से निकालो। मान लो भिन्न में आ गया, मान लो भिन्न में कोई संख्या आ गई, फ्रैक्शन में कोई संख्या आ गई, दशमलव में कोई संख्या आ गई, तो एग्जामिनर में कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है, देखना यह है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। जो सबसे बड़ी संख्या है उसी पर विचार करना है बस। अब मान लो हम देखें कि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है। पहला विचार कि क्या 30 को ये 20 काट देगा? बोले नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, इसीलिए 30 इसका एलसीएम। 30 के गुणज में आप आगे बढ़िए, जो बड़ी संख्या उसी के पहाड़ा में आगे बढ़िए। 30 का दुगना क्या होता है? 60। 60 को चेक करिए, क्या 20 काट देगा? बोले एकदम काट देगा। बोले यही एलसीएम है। नहीं रिसर्च करना कुछ भी, हम सीधे क्या करेंगे, जो यहाँ संख्या दिखाई देगी उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उस सबसे बड़ी संख्या को आप सोचिए, चेक करिए कि क्या बाकी वाले से कट रहा है। अगर कट जाएगा तो वही एलसीएम है, नहीं कटा तो बड़ी वाली संख्या के पहाड़ा में आप आगे बढ़िए और चेक करिए कि कब ये कट रहा है। जहां पर ये कट जाएगा शुरुआत में ही, उसी को आप एलसीएम मान लीजिएगा। और नहीं अगर समझ में आए तो दुनिया की कोई भी संख्या आप मान लीजिएगा, लेकिन धनात्मक मानिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन फिर फंस जाएगा, धनात्मक नहीं मानेंगे तो। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए भाई, तो सबसे पहला स्टेप टोटल वर्क निकालिए। दूसरा स्टेप हमारा एफिशिएंसी मेथड कहता है कि आप एफिशिएंसी निकालिए, बारी बारी से सबकी क्षमता को निकालिए। क्षमता कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला आपको बता दिया हमने। क्षमता निकालने का फॉर्मूला है क्या? कार्य बटा में समय। यहां पर मान लो एक ही क्षमता निकालनी है, यहाँ पर साइड में लिखेंगे, देख लो शुरुआत में ही हम बता दे रहे कहां पर क्या चीज लिखेंगे, ताकि एक बार अगर लिखने का स्टाइल पता चल गया तो आप लोग आंख बंद करके, एक कागज का टुकड़ा मिलता है एग्जाम हॉल में, एक कलम मिलता है, शर्ट से लिख के एकदम देखते देखते में आंसर मार दीजिएगा। हमने क्या कहा? पहला स्टेप टोटल वर्क ढूंढिए, दूसरा स्टेप सबकी क्षमता निकालिए, और क्षमता निकालने का सूत्र क्या है? कार्य बटा में समय। कार्य का मान देखो यहाँ पर निकाल के लाए हमने 60, इसमें यदि समय से भाग लगाए, 60 में यदि 20 से भाग लगाए तो क्या निकल के आएगा? 3। 60 में यदि 30 से भाग लगाएं तो क्या निकल के आएगा? 2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला स्टेप क्लियर, दूसरा स्टेप क्लियर। स्टेप 3, अब आपको ये चेक करना है कि एग्जामिनर जो है, जो हमारा परीक्षक है, हमसे क्या पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि a प्लस बी यानी दोनों मिल जाए और काम को करे तो काम करने में कितना समय लगेगा। यानी आपसे क्या पूछ रहा है? समय का मान पूछ रहा है बाबू। और समय बराबर क्या होता है? फॉर्मूला कार्य बटा में क्षमता। कार्य का मान आपको पहले ही से मालूम है, कितना भाई? 60। चूंकि दोनों मिल के नाप करेगा, दोनों मिल जाएगा तो इसकी क्षमता कितना निकाले हो? 3 इकाई। इसकी क्षमता कितनी निकाले हो? 2 इकाई। कोई बात दिक्कत नहीं है। 3 में 2 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 5। भाग लगाना है, सिंपली भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा? 12। यानी ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो हम बोलेंगे 12 दिनों में 101% गारंटी है कि समाप्त कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हमने समझाया, स्टेप 1 टोटल वर्क का मान निकालना है। स्टेप 2 सबकी बारी बारी से क्षमता निकालनी है। स्टेप 3 जैसा आपसे प्रश्न पूछेगा बस उसी के डेटा के बारे में आप सोचना है, और कुछ आपको नहीं सोचना है। अच्छा, वो बात हमसे नहीं, कोई हमसे पूछा नहीं भाई, हमसे कोई पूछा नहीं, लेकिन हम बता देते हैं। देखो ध्यान से, अभी तक क्षमता 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 जो चिल्ला रहे थे वो क्या है? देखो यहाँ पर ए नाम का एक व्यक्ति है, इसका क्षमता कितना निकल के आया है? 3 इकाई। इकाई में बोलेंगे, यूनिट में 3 इकाई। 3 इकाई निकल के आया है ना। ध्यान से देखो, ये भी तुम माने हो, यह भी तो माने है ना, कोई ओरिजिनल डेटा तो है नहीं, माने हैं तो ये क्या है? 60 इकाई है। और ये क्या निकाल के लाए हो? 3 इकाई है। ये क्या है भाई? थोड़ा सा बात को समझिए। जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम लोग ना, तो वास्तविक संख्या नहीं है ये, हमारी क्या है? तुलनात्मक संख्या है, कंपैरिजन वाला नंबर, इसलिए इकाई लिखना आपको जरूरी होगा। अब बात आ गया कि ये 3 क्या है, ये है क्या चीज? तो हम बोलेंगे ए नाम का बालक टोटल काम को करने में 20 दिन का समय लिया, तो बताओ कि एक दिन में उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? एक दिन में उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कितना है? 3 इकाई। ए जब भी आएगा तो एक दिन में 3 इकाई करेगा, फिर 3 इकाई करेगा, फिर 3 इकाई करेगा, हर एक दिन पर 3 इकाई करते चला जाएगा। इसी को हमने कहा था छोटा सा परिभाषा के रूप में कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कुल कार्य उसकी क्षमता कहलाती है। समझ गए? अगर यहाँ पर दिन में डेटा दिया है तो एक दिन पे कैलकुलेशन चलेगा, यहाँ पर घंटा में डेटा दिया है तो 1 घंटे पर कैलकुलेशन चलेगा, यहाँ मिनट में अगर डेटा दिया है तो 1 मिनट पर कैलकुलेशन चलेगा, यहाँ पर सेकंड में डेटा दिया है तो यहाँ पर 1 सेकंड पर कैलकुलेशन चलेगा।
यहाँ तक है? किसी को दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत? ये 3 ये 2 क्या है आपको पता चला? इसकी क्षमता है। और क्षमता होती क्या है? तो क्षमता होती है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर दिन में डेटा है तो एक दिन में किया गया कुल कार्य कितना है। अगर घंटा में डेटा है तो हम बोलेंगे कि एक घंटा में किया गया कुल कार्य कितना है उस व्यक्ति के द्वारा, वही उसकी क्या कहलाएगी? क्षमता कहलाएगी। अगर मिनट में डेटा है तो 1 मिनट पे आप कैलकुलेशन चलाएंगे, सेकंड में दिया है तो 1 सेकंड पर कैलकुलेशन चलाएंगे और ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि वह उतना निश्चित समय में कितना काम को संपादित करेगा। यही उसकी क्या कहलाएगी? क्षमता कहलाएगी, इफिशियंसी। इसलिए हमने कहा कि क्षमता देख रहे हो कौन सी संख्या आ रही है? पॉजिटिव संख्या आ रही है। हमने कहा कि टाइम एंड वर्क जब आप बनाइएगा तो ऐसी स्थिति में ये चूंकि यहाँ पर कार्य का मान पॉजिटिव, आपका यहाँ पर समय का मान पॉजिटिव और आपकी क्षमता का भी मान क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा। समझ गए? लेकिन अगर वही नल टंकी वाला पढ़िएगा तो वहां पर कभी यही क्षमता प्लस होगी तो कभी यही क्षमता, भरने वाला नल है तो क्षमता प्लस में लिखेंगे और खाली करने वाला नल है तो क्षमता। बस समझ जाइए कि टाइम एंड वर्क यदि आप ढंग से सीख लीजिएगा ना तो पाइप एंड सिस्टर्न यानी कहने का मतलब है नल टंकी वाला प्रश्न, यदि हम चैप्टर आपको नहीं भी बताएं तो खुद से आप चाहें तो बना सकते हैं। इसी पर चलेगा, इसी जैसा चलेगा, ज्यादा कुछ नहीं है, अलग है। बस आपको इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना होगा। इफिशियंसी मेथड सबसे पहला काम क्या करवाएगा? टोटल वर्क निकालिए। दूसरा स्टेप सबकी बारी बारी से क्षमता निकालिए। और तीसरा स्टेप जिसके बारे में पूछेगा कि समय बताइए, उसका हिसाब से हम समय का मान बताएंगे। और ये जो 2 काम होता है ना, मेंटली चलता है, दिमाग में। समझ गए? इसमें कहीं भी पेन पेपर अब छूना नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ए नाम का एक व्यक्ति है, मान लो, ध्यान से देखना, किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। बी नाम का एक व्यक्ति है, उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। और सी नाम का एक व्यक्ति है, उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो बताइए तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेंगे? बोले यही सब क्वेश्चन है भाई, ऐसा ना क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमने क्या कहा? मेंटली, दिमाग में एकदम कैलकुलेशन। सबसे पहला काम टोटल वर्क ढूंढना। टोटल वर्क 10, 20, 30 का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा भाई इन तीनों का? तो हम सीधे बोलेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है सबसे पहले उसको लिखिए, चेक करिए क्या ये 30 20 से कट जाएगा? बोले नहीं कटेगा। 10 से कट जाएगा? बोले कट जाएगा। केवल को 20 से नहीं कट रहा है, ठीक है भाई। तो अगला पहाड़ा चलाइए, क्या आएगा? 60। 60 क्या 30 से कटेगा? बोले हाँ। इससे भी कटेगा? हाँ। इससे भी कटेगा? हाँ। यानी कि 60 हमारा क्या होगा? यहाँ पर एलसीएम होगा। और जो हमारा एलसीएम है वही क्या है? टोटल वर्क। यहाँ पर आप मैटर समझ गए हैं कि क्या हमने लिखा है? फास्ट कैलकुलेशन। अब यहाँ पर 60 से भाग लगाओ, 60 में भाग लगाओ 10 से, 10 का तो आपको आएगा 6। 60 में भाग लगाइए 20 का तो आपको आएगा 3। 60 में भाग लगाइए 30 का तो आपको आएगा 2। सबकी क्षमता भी निकल गई है। क्योंकि तीनों को मिलाकर पूछा है। समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है? कार्य बटा में क्षमता। कार्य का मान कितना है? 60। क्षमता का मान कितना है? 6 और 3 9 और 2 11। भाग लगाने आएगा ना। दिन है तो दिन में आंसर घोषित करिएगा। अगर सारे डेटा दिन में है तो आपका भी यहाँ पर दिन में आएगा आंसर। अगर सारा डेटा यहाँ पर घंटा में है तो घंटा में, मिनट में है तो मिनट में। अगर मान लो कि कोई डेटा हेरा फेरी में है, हेरा फेरी मैंने कोनो को दिन में दे दिया, कोनो को घंटा में दे दिया, कोनो को मिनट में दे दिया, तो आप सबसे पहले एक बैलेंस कंडीशन निकालेंगे। बैलेंस कंडीशन या तो सबको दिन में बना दीजिए, या तो सबको घंटा में बना दीजिए, या सबको मिनट में बना दीजिए। समझ गए? आपको फाइनली उसी में आंसर आएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट? कुछ है नहीं बहुत बड़ा चीज। आपको हमेशा याद रखना है 2-4 पॉइंट है। मेंटली कैलकुलेशन, एकदम दिमाग में कैलकुलेशन। अच्छा कोई बालक होगा कहेगा कि क्या हम एलसीएम में मानेंगे? बोले बिल्कुल ना बाबू, दुनिया में कोई भी संख्या तुम सोचो, कोई भी सोचो, हम उसके हिसाब से बना देंगे। आंसर यही आएगा, इसके अलावा कोई अलग नहीं आएगा। जैसे पिछला ही क्वेश्चन पर हम समझा देते हैं, पिछला जो क्वेश्चन है उसी पर हम समझा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन था, क्योंकि आखिरी चल रहा है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए ताकि आपको कभी भी जीवन में समस्या ना आए। देख भाई, अगर ए नाम का आदमी है, किसी काम को 20 दिनों में कर रहा था, बी नाम का आदमी है, उसी काम को 30 दिनों में कर रहा था। हमने आपको पहले ही सिखा दिया है कि ए प्लस बी यदि उस काम को करेगा तो कितना दिन में किया था? याद आ रहा है? 12 दिन। आ रहा है ना? तो अब देखो यही आंसर हमको लाना है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा एफिशिएंसी मेथड के ही तहत चलेंगे, लेकिन टोटल वर्क अपने मन से मानेंगे। हमने कहा दुनिया में कोई भी संख्या अपने मन से मानो, लेकिन धनात्मक संख्या होनी चाहिए। शर्त बस इतना ही है। हमने कहा कुछ भी मानो, जैसे कि हम मान लीजिए कि हम 100 मान लेते हैं। 100 मानने में क्या जाता है? टोटल वर्क। हमने कहा कुछ मत दिक्कत है, सबसे पहले टोटल वर्क को निर्धारित कर लिए। दूसरा काम है इफिशियंसी बताना। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? तो 100 में सीधे 20 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा? 5। 100 में सीधे 30 का भाग लगाएंगे, नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100/30 तो लिखाएगा, 0 0 खत्म। 10/3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हमसे क्या बोला? इसका समय निकालना ना। तो समय बराबर हम क्या जानते हैं? कार्य बटा में क्षमता। कार्य कितना है? 100 इकाई।
क्षमता कितनी है भाई, तो हम क्षमता बोलेंगे कि देखो यहाँ पर है 5 और यहाँ पर कितनी है तो 10/3। यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 है। नीचे वाले का नीचे वाले के साथ हम लोग काम तो करा ही सकते हैं। एलसीएम आएगा 3, 5 3 15 और प्लस यहाँ पर 10 और ऊपर में 100 अपने जगह पर ऊपर लेके चले जाते हैं। 3 को निकल के आएगा यहाँ पर 100 इंटू 3/25। 25 से काटोगे कितना बार में, 4 बार में। 4 में 3 से गुना किया जाए कितना आ जाएगा, 12 दिन। आंसर आया है। लेकिन बाबू ध्यान से देखो, कैलकुलेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा पहले से, इसीलिए हमने कहा कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास 10 सेकंड का ही टाइम है। 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को खींच लेना है। तो ऐसी स्थिति में कहीं इस लफड़े में पड़िएगा। ऐसा नहीं है कि कोई और संख्या मानिएगा तो नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन चूंकि हमारे पास समय कम होता है, यही कारण है कि टोटल वर्क बनाते समय आप एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका प्रश्न जो है कैलकुलेशन इतना सारा नहीं करना पड़ेगा, कम कैलकुलेशन में ही आपका काम चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आज का बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसीलिए हमने बेसिक सारे कॉन्सेप्ट को सिखा दिया है। कल से जो हमारा क्लास चलेगा उसमें हम सीधे पहुंचेंगे कहां पर भाई, तो सीधा का सीधा सारे क्वेश्चन सीरीज पर चलेंगे। अब क्वेश्चन एगो दुगो ना बाबू, क्वेश्चन आएगा कम से कम मान के चलो 200-300। और ऐसा कर देंगे ना कि जीवन में यदि टाइम एंड वर्क आपसे पूछ दिया कभी भी जीवन में, तो आदमी ऐसे स्माइल करता है कि बस अपना ही रेंज है, इतने औकात है तुम्हारा। एक एक कॉन्सेप्ट को तोड़ देंगे, टाइप इतना सारा चलाएंगे कि इसके बाद से टाइप भी बहुत बार रोना शुरू कर देगा कि बस बाबू अब नहीं। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा कल से चलेगा क्वेश्चन सीरीज। और आज जो है हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है, फार्मूला क्या होती है, कौन किसके सीधा समानुपाती है, कौन किसके विपरीत क्रमानुपाती है, या फिर कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट चलाना है तो उसको कैसे हम लोग अर्थमेटिक में अन्य जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। कल क्वेश्चन सीरीज है, टाइप 1 से हम शुरू करेंगे, तो कल का क्लास आप लोग मिस करना नहीं है। ठीक है।